सो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 2 फिजिक्स 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर अगर आप समझ लो तो। अगर मैं कहता हूं किसी ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी अगर इतना याद करने की शक्ति हो तो चैप्टर मोर देन इनफ है इसके अंदर थ्योरीज के लिए। हाँ, मोर देन इनफ रहेगा एज अ रिवीजन पर्पस में आपको बताऊं तो। देखिए, चैप्टर के अंदर वेरी फर्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम है। इसमें पहला टॉपिक होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी जो भी हमने वर्क डन किया उसको चार्ज से डिवाइड करना है। ये वर्क डन कौन सा वाला वर्क डन होता है? मान लो हम किसी एक पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे। समझो, मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और तुम किसी और चार्ज को, मान लो किसी क्यू चार्ज को ए से बी लेके आओगे तो ये वाला बंदा रिपल्शन देगा। ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को रिपल्शन देगा, लेकिन तुम इधर लेके आ रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को उस चार्ज से डिवाइड कर दो, उसको बोला करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए प्यारे बच्चों सिंबल होता है डेल्टा वी, तो इसको बोलते हैं हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये दो पॉइंट्स के बीच में होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितना वर्क डन हुआ उसको चार्ज से डिवाइड करो। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव है वो इस वाले को रिपल्शन देगा, ये वाला प्लस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को रोकना चाहेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा लाने के लिए। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब दोस्तों, अगर आप इसी पॉइंट को, अगर हम इसी पॉइंट को इनफाइनाइट कर दे, हम क्या भैया मेरा ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट हो गया, तो जब किसी पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाते हैं तब भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब दो पॉइंट्स हो ए एंड बी। अगर सिर्फ एक पॉइंट हो बी और पहला पॉइंट इनफाइनाइट हो जाए तो हम सिर्फ बोलते हैं पोटेंशियल। डिफरेंस कब बोलेंगे? जब दो पॉइंट हो, और सिर्फ पोटेंशियल कब बोलते हैं? जब एक पॉइंट हो। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मित्रों, तो दोस्तों देखो ध्यान से, तो अभी हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस जब दो पॉइंट के बीच में वर्क डन करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अगर इनफाइनाइट से वर्क डन करे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन एक पॉइंट आपका इनफाइनाइट होगा, तो लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, लेकिन इनफाइनाइट से तो हम नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर इनफाइनाइट ना हो और ए और बी हो तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पहला पॉइंट था। अब इसको एक बार रीड करो, फिर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप पॉइंट चार्ज मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, या इसी के को बोलते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी एक चार्ज के लिए, मान लो कोई चार्ज है यहाँ पर, कोई पॉइंट चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। अब अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के लिए पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। अगर ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक होगा एक्सियल, एक होगा चलो इक्वेटोरियल। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा cos 90। तो cos 90 के लिए आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल जीरो होता है। आपको रखना है कि इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। और दोस्तों, एक पॉइंट होता है एक्सियल। अगर ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मेरा डाइपोल है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इसके लिए एंगल 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं बन रहा है, सामने ही पड़ रहा है बिल्कुल। तो 0 डिग्री पुट करोगे, cos 0 1 होता है, तो आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा kp/r²। ये आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के लिए पोटेंशियल के कुछ फॉर्मूले, पोटेंशियल को हम v बोलते हैं। अब दोस्तों, अगर अगले टॉपिक पर हम बढ़े तो इस चैप्टर में अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या मतलब है? देखिए, ये जो dv/dr है, dv/dr इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको v मतलब पोटेंशियल, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है माइनस dv/dr, और माइनस dv/dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको प्यार से ऐसे लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है। आर मतलब डिस्टेंस, उसको हम डी बोल देते हैं। चलो, तो यहां से याद कर लो, v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ई और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल आएगा। यानी पोटेंशियल क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv/dr। याद रखना आप लोगों को। फिर दोस्तों, इस चैप्टर में क्या टॉपिक होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r इज गिवन बाय दिस। अगर कभी भी आपको कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे? v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नेगेटिव तो आपको पता है कहां से नेगेटिव तो होगा ही, क्योंकि ऊपर देखो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा। तो आप इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल dr, इनका इंटीग्रेशन करने, लिमिट लगा देंगे हम। लिमिट हमारी चल रही है इनफाइनाइट से आर तक, क्योंकि पोटेंशियल कब निकलता है? जब इनफाइनाइट से आ जाते हैं। ये वैसे ये वाला फॉर्मूला बहुत ही कम यूज होता है, टेंशन की बात है, बस याद रखना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला, देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू में डिस्टेंस, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू में डिस्टेंस। बस यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल यूज किया, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, पहला पॉइंट रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम इक्विपोटेंशियल क्यों है? क्योंकि एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम है। मैं कहता हूं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब अगर यहां पर पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट है तो यहां भी पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट हो। जब किसी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वर्क डन इज जीरो। जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करेंगे, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो मूव करने में वर्क डन जीरो होगा। तो वर्क डन इज जीरो इन मूविंग ऑन मूविंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर एट द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो समझा लो, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पास पास, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज होते हैं जहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक
सरफेस दूर दूर है, देखो यहाँ एक सरफेस पे दूसरा फिर दूसरा, यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये बात आपको याद रखना है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अगला टॉपिक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर दोस्तों हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2, और हमें क्या निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R, बस K Q1 Q2 मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R, बस बात खत्म। यानी दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज होता है K Q1 Q2 by R। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और P का मतलब यहां पर है डाइपोल मोमेंट। P का मतलब बता दूं मैं आप लोगों को, P का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। जिन दोस्तों को मेरे नहीं पता P का मतलब डाइपोल मोमेंट, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम वॉगडन भी बोलते हैं, U को हम वॉगडन भी बोलते हैं, वॉगडन। तो कभी आपसे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप वॉगडन बोलो। अगर आपको बोले कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें वॉगडन निकालना है डाइपोल के लिए, तो फॉर्मूला होता है -P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आपको दो एंगल देंगे, वो बोलेंगे 60 डिग्री से 80 डिग्री 90 डिग्री, जो भी आपको एंगल पुट करना है आपको वॉगडन मिल जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P cos थीटा, वो आपको एंगल देंगे और आपको ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, जहां E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, P का मतलब डाइपोल मोमेंट। तो कुल मिलाकर आपको ये फॉर्मूले याद रखने बस कि वॉगडन का ये फॉर्मूला हुआ करेगा और पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला हुआ करेगा। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये वाला इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है। बोलो क्यों? कह रहा है कि डाइपोल 90 डिग्री पर है, तो हमारा थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90। थीटा 1 अगर 90 होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा यही फॉर्मूला में मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहानी क्या है, आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और जब वॉगडन की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी बातें बेकार की छोड़ दो। फिर दोस्तों अगला स्टॉप चैप्टर के अंदर जो रिवाइज करने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल के लिए आपका 180 डिग्री, वेरी फेमस। अनस्टेबल के लिए हमारा 180 डिग्री ही फेमस है, स्टेबल के लिए 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री फेमस है। इसको अभी याद मत करो, छोड़ दो। कितना फेमस है? 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 0 डिग्री। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, कैपेसिटेंस नहीं, कंडक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। दूसरा क्या है कि मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरा क्या है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, कि सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। लिखा है नो इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0, नो इलेक्ट्रिक चार्ज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। मतलब होता क्या, जब कंडक्टर को समझिएगा, कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं ना, तो सरफेस पे जाता है, कहां जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे कहां जाएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। फिर पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, सेम रहता है सरफेस तक। तो अंदर और सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब है कि अगर हम इसके यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितना इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया। जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है चैप्टर के अंदर। फिर मित्रों अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब क्या होता है, देखिए एक कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए एक होलो कंडक्टर है, इनसाइड द कैविटी और होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे कार है, कार तो कार अंदर से खोखला है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर बिजली गिरेगी, बारिश के टाइम पर बिजली गिरेगी कार, तो कार के अंदर वाला व्यक्ति सेफ रहेगा। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब बचाव, यानी कि मेकिंग, देखो जो भी कैविटी होता है, कैविटी मतलब खोखला, खोखले जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के, तो इनसाइड द कैविटी और होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब दोस्तों अगला टॉपिक होता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस को बोलते हैं MC, और ये होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, पोटेंशियल। चार्ज अपन में पोटेंशियल को बोलते हैं कैपेसिटेंस। मान लो ये कंडक्टर है, तो इसका चार्ज अगर Q है और पोटेंशियल V है, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस। अब दोस्तों अगला टॉपिक होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। यानी मित्रों अगर मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका रेडियस। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप R/K, जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले को ना K बोल दे रहे, क्या लिख रहे, 1/K, R/K, जहां पर K का वैल्यू होता है 9 10 की पावर 9, पर ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हमने जान लिया, ये तो जान लिया हमने CQ/V, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों चैप्टर के अंदर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मतलब है कि हमने दो प्लेट लिया, अब ये हमारा कैपेसिटर एक पर प्लस एक पर माइनस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E। अगर इसका सरफेस एरिया, ये जो हमने ये लिया है, एरिया प्लेट अगर A है, एरिया प्लेट A है, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर D है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, जहां एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। अब दोस्तों कैपेसिटर इन सीरीज, अगर हम सीरीज में कैपेसिटर को लगाएंगे, सीरीज का मतलब ऐसे, सीरीज मतलब ऐसे, तो हमारे कैपेसिटेंस का जो नेट आएगा 1/C ऑफ सीरीज। अगर मान लो हमने 3 लगाया है, C1 C2 C3, तो इसका जो नेट निकलेगा 1/C नेट, वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर कैपेसिटर इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में कैपेसिटर की बात करें, पैरेलल का मतलब क्या है, मान लो एक कैपेसिटर ऊपर है, दूसरा जस्ट उसके नीचे है, तीसरा जस्ट उसके नीचे है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में सिंपली ऐड करना पड़ता है C1 C2 C3, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल निकलता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब दोस्तों एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है, अगर एक कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी पता करना, तो फॉर्मूला होता है हाफ CV², मतलब कितना कैपेसिटेंस है, कितना उसका वोल्टेज है, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। वैसे फॉर्मूला होता है हाफ Q²/C, कितना उसमें चार्ज है उसका स्क्वायर बाय C। फिर दोस्तों वैसे होता है हाफ Q × V, तो ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के फॉर्मूलाज है। फिर दोस्तों आपको क्या रखना है चैप्टर के अंदर, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी जो भी आपने पीछे पढ़ा था, एनर्जी को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारा कहलाता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। फिर दोस्तों अपने पास होता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? जब हम दो कंडक्टर को आपस में कांटेक्ट करवाते हैं, दो अलग अलग कंडक्टर को आपस में कांटेक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए? कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। कॉमन पोटेंशियल समझते हो? सेम पोटेंशियल। देखो दो कंडक्टर है, दोनों को टच कराएंगे तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 चलता रहेगा। मान लो आपने दो को, इसका कैपेसिटेंस है C1, वोल्टेज है V1, C2 वोल्टेज है V2, तो इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। आपको 3 4 5 जितने मर्जी कनेक्ट कर लो। फिर अगला टॉपिक है हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। जब हम दो कंडक्टर को आपस में क्या करेंगे, दो आपस में कांटेक्ट करेंगे तो चार्ज शेयर होगा। चार्ज क्या होगा? और चार्ज का फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो एनर्जी भी लॉस हो सकती है। नहीं समझे? तो एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, कितना एनर्जी लॉस होगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू को बोलते हैं लॉस एनर्जी। तो यहाँ पर जो लॉस एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 इसका, V2 इसका, C1 इसका, C2 उसका, C1 C2 V1 V2। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? लॉस इन एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। जब भी चार्ज को हम शेयर करते हैं एनर्जी लॉस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टॉपिक होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। इट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। ये अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को तो बोल सकते हैं कि भैया इंसुलेटर की तरह होता है। इंसुलेटर की तरह, टाइप ऑफ इंसुलेटर, टाइप ऑफ इंसुलेटर है ये। टाइप, इट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, एक प्रकार का इंसुलेटर जैसा होता है ये, ठीक है ना। ये अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास। पहला क्या देखिए, पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना, जैसे H+ Cl- से बना, NH3 भी पोलर होता है, ठीक है ना। तो जो पोलर से मिलकर बना उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा किससे बनेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन पोलर है, CO2 एक नॉन पोलर है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने नॉन इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कहानी को समझिए। यानी कहा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब क्या है कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या होगा? अगर डाइलेक्ट्रिक में जहां पर K का मतलब देखिए, इस K का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझिएगा, एक K ऐसे होगा, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पर देखिए, अगर किसी का कैपेसिटेंस है C0, क्या है कैपेसिटेंस, और हमने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक डालने से कांस्टेंट है K, तो बन जाएगा KC0। क्या बन जाएगा? तो हमारा ये बन जाएगा C, नया C। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये है ओल्ड वाला कैपेसिटेंस और ये है नया वाला कैपेसिटेंस। तो जब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, कोई मटेरियल डाल देंगे तो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी पहले जो फार्मूला क्या था, देखो पहले फार्मूला था A एप्सिलॉन नॉट बाई D, अब K से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तभी नया वाला कैपेसिटेंस मिल जाएगा। यानी कि पहले फार्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट A एंड D, अब बीच में बस K को लाना है। K, इस K का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ फार्मूला याद करना है आपको। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट प्लेट्स ऑफ थिकनेस T। क्या मतलब है? ऊपर वाला जो फार्मूला पता है कब के लिए है? जब पूरे कैपेसिटर को हमने भर दिया है। लेकिन इसमें क्या, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ऑडियो गायब हो गई थी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T और K है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। और वही अगर ये जो स्लैब है, जो आपको रेड से मैंने सर्कल किया है, अगर कंडक्टिंग स्लैब हो तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो ये फार्मूला आप याद रखें। इस प्रकार से इस चैप्टर का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो।